Hello everyone, welcome back to English Gurukul. In today's video, we are going to discuss question answer which are based on the context. Actually आज का जो वीडियो है इसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर. किस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है? जो हमारी पोम चल रही है 7 एजेस ऑफ मैन, उसी के क्वेश्चन आंसर है, वो भी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. मीन्स आपको एक कॉन्टेक्स्ट दिया जाएगा, उसके रेफरेंस में कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे एंड यू हैव टू आंसर देम. तो चलिए बिना देर किए हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं. राइट, फर्स्ट जो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है वो है ऑल द वर्ड्स अ स्टेज. यहां से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद एंड हो रहा है दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंसेस. अच्छा, समझने के लिए आपको एक बात बताऊं, आप अपनी बुक के साथ बैठिए. बुक के साथ बैठेंगे तो आपको हेल्प होगी, क्योंकि पोएम जो है मैं वैसे तो बाद में इसमें साइड में लगा दूंगी, बट फिर भी आप अपनी बुक के साथ बैठिए तो आप देखोगे ऑल द वर्ड्स अ स्टेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंसेस. ऐसा पोम में कहा गया है कि पूरे जो दुनिया है वो एक स्टेज है. सभी मेन और वुमेन जो हैं वो यहाँ आते हैं, धरती पे उनका जन्म होता है, वो यहाँ पे अपना रोल प्ले करते हैं एज एन प्लेयर या फिर यू कैन से एक्टर. तो एक्टर की तरह धरती पे आते हैं, वो अपना रोल प्ले करते हैं, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है. तो ऐसा कुछ ऊपर की पोम की लाइन में कहा गया है. अब क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट इज बीइंग रिफर्ड टू एज अ स्टेज. स्टेज का क्या मतलब है? आपको याद होगा तो जब मैंने पोम एक्सप्लेन करी है तो मैंने कहा है जो स्टेज है वो क्या है, वर्ड बोला गया है. वर्ड, दुनिया जो है, दुनिया को कहा गया है कि दुनिया क्या है, एक स्टेज है. द वर्ड इज रिफर टू एज अ स्टेज. बोला गया है कि जो पूरी दुनिया है वो एक स्टेज की तरह है और जो मैन और वुमन है वो प्लेयर्स की तरह है, यानी एक्टर की तरह है. तो ये याद रखना, पूरी दुनिया को एक स्टेज बोला गया है. वर्ड जो है संसार, उसे हमने कहा पोम में कहा गया है स्टेज, और जो इंसान है मतलब मैन और वुमन जो हैं उनको कहा गया है कि वो प्लेयर्स हैं, एक्टर्स हैं. वो यहाँ अर्थ पे आ रहे हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उसके बाद चले जाने. मीन्स उनका जन्म होता है, वो अपनी लाइफ जीते हैं, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है. तो इस तरीके से पोम की लाइन है. आपसे पहला क्वेश्चन यही है, व्हाट इज बीइंग रिफर्ड टू एज अ स्टेज. तो आप बता दीजिए द वर्ड इज बीइंग रिफर्ड टू एज अ स्टेज. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हु आर द प्लेयर्स ऑन द स्टेज एंड व्हाट डू दे डू. अब पूछ रहा है कि जो स्टेज है उसमें प्लेयर कौन है. तो अभी अगले क्वेश्चन में मैंने बोला था कि मेन एंड वीमेन ये जो हैं वो प्लेयर्स हैं. फिर पूछा जा रहा है व्हाट डू दे डू, वो करते क्या हैं. वो अर्थ पे आए हैं, अपना रोल प्ले करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं. मीन्स उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है. तो वही आंसर में लिखा है ऑल द मेन एंड वीमेन आर द प्लेयर्स. क्या है वो, प्लेयर्स हैं. आप कहोगे एक्टर है. एंड दे एक्ट आउट वेरियस रोल्स, और वो क्या करते हैं, वो एक्ट आउट करते हैं, मीन्स प्ले करते हैं बहुत सारे अलग अलग रोल. जैसे पहले बच्चा रहता है, फिर स्कूल बॉय बनता है, फिर लवर बनता है, फिर सोल्जर की स्टेज आती है, फिर जज की स्टेज आती है, फिर पैंथलून की स्टेज आती है, देन सेकेंड चाइल्डनेस जिसको कहते हैं कि जो मरने वाली स्टेज होती है, बिल्कुल दूसरा बच्चा बन जाते हैं लोग, जिसमें आप दूसरे पे डिपेंड रहते हो, तो वो वाली स्टेज आती है. तो ये सारे रोल प्ले करते हैं. उसके बाद क्या होता है ड्यूरिंग देयर लाइफ, मीन्स जितने भी मेन और वुमेन हैं वो प्लेयर्स हैं. वो धरती पे उनका जन्म होता है और वो जब से आते हैं तो वो अलग अलग रोल प्ले करते हैं अपनी पूरी लाइफ के दौरान. पहले बच्चे का रोल प्ले करते हैं, फिर एक स्कूल बॉय का रोल प्ले करते हैं, देन एक लवर का रोल प्ले करते हैं एंड सो ऑन. ऐसे ही सारे रोल प्ले करते हैं. अगला क्वेश्चन जो आपके पास है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एग्जिट एंड एंट्रेंसेस इन द कॉन्टेक्स्ट. मीन्स ये जो कॉन्टेक्स्ट लिखा है हमारे पास ना, इसमें एग्जिट और एंट्रेंस, मीन्स ये जो कॉन्टेक्स्ट लिखा है हमारे पास ना, इसमें एग्जिट एंड एंट्रेंस, इसका क्या मीनिंग है. तो इसका मीनिंग ये है, एंट्रेंस मीन्स बर्थ, मीन्स टू कम ऑन द अर्थ, धरती पे आना, एंड एग्जिट्स मीन्स डेथ. एंट्रेंस मीन्स बर्थ. एंट्रेंस होता है ना, जैसे घर में कोई आता है तो एंट्रेंस होता है, धरती पे बच्चे का जन्म होता है तो उसे एंट्रेंस बोला गया है. एग्जिट मतलब जब कोई घर से बाहर जाता है तो हम कहते हैं कि उसने एग्जिट कर ली, तो वो बाहर गया, एग्जिट हो गई, मीन्स वो धरती से बाहर गया, मीन्स उसकी डेथ हो गई. तो एंट्रेंस बर्थ, एग्जिट मीन्स डेथ हो गया. ठीक है, अब नेक्स्ट जो कॉन्टेक्स्ट है इसी तरीके से वो देखते हैं. एंड देन द लवर, देन द लवर यानी कि ये लवर वाली लाइन आई है, बट शाइन लाइक अ फर्नेस मेकिंग हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, और
एंड सो ऑन, राइटिंग अ वोफुल बैलेड, ऐसे करके इस लाइन में कुछ है। तो इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग आपको बताना है व्हाट इज मीन बाय शाइनिंग लाइक फर्नेस। ये देखो, एंड देन द लवर, उसके बाद है शाइनिंग लाइक फर्नेस विद राइटिंग वोफुल बैलेड, ऐसे करके कुछ है कि मतलब दुख भरे गाने लिखता है और किस पे लिखता है, अपनी मिस्ट्रेस की आईब्रो पे लिखता है। ऐसा आप देखोगे आपकी बुक में पोएम लिखी है, साइड में मैं आपको लगा देती हूँ। तो क्या होता है, पूछा गया है व्हाट इज मीन बाय शाइन लाइक फर्नेस। शाइन लाइक फर्नेस में साइन का मतलब होता है डीप ब्रेथ, गहरी लंबी सांस लेना। तो वो जो लवर है ना, वो अपनी मिस्ट्रेस को याद कर रहा है, उनको याद कर रहा है, तो उनकी याद में दुख भरे गाने लिख रहा है, तो लंबी लंबी सांसें ले रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे भट्टी नहीं जल रही होती है, फर्नेस मतलब भट्टी होती है, तो लंबी लंबी सांसें लेता है, तो ऐसे लगता है कि भट्टी चल रही है। भट्टी क्या होती है, फर्नेस। जैसे आपने मैरिज वगैरह में देखा होगा तो तंदूरी रोटी खाई होगी, वो जिसमें बनती है उसको आप समझ लो फर्नेस। ठीक है, तो यहाँ बताते हैं शाइन लाइक फर्नेस का मीनिंग क्या है। इट मीन्स द लवर्स डीप साई, लवर्स डीप साइज आर एज द हीट ऑफ फर्नेस। मीन्स वो लंबी लंबी गहरी सांसें ले रहा है, जैसा लग रहा है जो फर्नेस है उसकी जो लपटें निकल रही है उसके जैसा लग रहा है। मीन्स फर्नेस भट्टी चल रही है, उसकी आग जो ऊपर निकल रही है, उस आग को कंपेयर कर दिया गया है वो जो लवर है उसकी गहरी लंबी सांसों से। मीन्स वो अपनी लवर को याद कर रहा है तो गहरी गहरी सांसें ले रहा है, तो वही उसको बोल दिया गया कि वो जैसे फर्नेस जल रहा है, भट्टी की तरह जल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज इंस्पायर्ड द वोफुल बैलेड। मीन्स जो वोफुल बैलेड वो लवर लिख रहा था, वो इंस्पायर किससे था, किसकी याद में लिख रहा था। तो क्वेश्चन का आंसर है द यंग मैन्स बिलव्ड, यानी कि उसकी जो लवर थी, मीन्स जिससे वो प्यार करता था, उसकी मिस्ट्रेस, हैज इंस्पायर्ड द सैड सॉन्ग। मीन्स वो जो दुख भरे गाने सैड सॉन्ग लिख रहा था वो इंस्पायर थे उसकी बिलव्ड, उसकी जो मिस्ट्रेस थी ना जिससे वो लव करता था, उस पे इंस्पायर थे, उसी के बारे में तो लिखता था। कभी उसकी आईब्रो पे लिखता था, तो कभी उसके बालों पे लिखता था, ऐसे उसकी छोटी छोटी चीजों के बारे में लिखता था। सेकेंड जो कॉन्टेक्ट है उसका लास्ट है विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हियर। फिगर ऑफ स्पीच में आपको बताऊं तो पोएटिक डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीच, इनको बोलते हैं लिटरेरी डिवाइसेस एंड मेनी मोर नेम्स इट हैज। इसके कई सारे नाम होते हैं और ये मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के रखा है। ये पर्टिकुलर इसमें जो यूज हुई वो तो मैं आपको बता दूंगी, बट अगर आपको सारे फिगर ऑफ स्पीचेस देखने हैं तो वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है, मीन्स वीडियो के नीचे जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको मिल जाएगा लिंक, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन है विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हियर। अब फिगर ऑफ स्पीच पूछा जा रहा है, तो इस ये वाली जो लाइन है ना, इसी के बीच की ये लाइन है कहीं ना कहीं, आप देखो बगल में आपको दिख रहा होगा शाइन लाइक फर्नेस। अब शाइन लाइक फर्नेस देखो, एक हमारी फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसका नाम है सिमिली। सिमिली में क्या करते हैं, चीजों को कंपेयर किया जाता है दूसरी से, एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर किया जाता है। और वर्ड कौन कौन से कंपैरिजन के लिए यूज किए जाते हैं, आपको मिलेगा लाइक या फिर एज। अगर आपको किसी लाइन में लाइक या एज जैसे वर्ड मिले तो आप आंख मूंद के सिमिली लगा देना, आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखो आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, सिमिली यूज हुआ है फिगर ऑफ स्पीच, और इसका किस लाइन में यूज हुआ है, शाइन लाइक फर्नेस। शाइन देखो लाइक मिला ना यहाँ पे, लाइक शाइन लाइक फर्नेस मीन्स भट्टी की तरह जलना। तो जल कैसे रहा है, मीन्स सांसें गहरी गहरी कैसे ले रहा है, जैसे भट्टी जल रही हो। तो वहाँ एज और लाइक अगर आपको मिला तो आप चुपचाप आंखें बंद करके सिमिली मार्क कर दीजिए, करेक्ट हो जाएगा। तो दो तो हमारे हो गए कॉन्टेक्स्ट कंप्लीट, अभी दो और बाकी है, आप इसको कर लीजिए, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगले दो करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है वो है जेलस इन ऑनर। लास्ट लाइन है इवन इन कैनन्स माउथ। तो आप देखोगे इसकी कुछ लाइन्स इधर लिखी हुई हैं, आप देख लो, क्योंकि ये मैं बाद में ऐड करूंगी ना तो आपको दिखेगा, मुझे नहीं दिख रहा है। आप ना अपनी बुक लेके बैठो। नेक्स्ट जो कॉन्टेक्स्ट है वो है जेलस इन ऑनर, और लास्ट लाइन है इवन इन कैनन्स माउथ। अगर आप बुक लेके बैठे हो तो आप देख रहे होगे कि ये जो यहाँ से जेलस इन ऑनर से इवन इन कैनन्स माउथ स्टार्ट हुआ है, ये जो है बात कब की कर रहे हैं, जो हमारी सोल्जर वाली एज होती है ना उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जब सोल्जर वाली एज पे रहता है तो दूसरे की जो ऑनर होती है, दूसरे के सम्मान से जेलसी करता है,
और क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ने के लिए तैयार होता है और अपनी बबल रेपुटेशन को बचाने के लिए इवन बड़े से बड़े खतरे को मोल लेता है। इवन इन कैनन्स माउथ बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है, उसमें भी वो जाने के लिए रेडी रहता है। तो ये वाली लाइन्स की बात हो रही है। अब इसमें पूछा जा रहा है हु इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द गिवन लाइन। ये जो लाइन ऊपर दी गई हुई है इसमें किसे डिस्क्राइब किया जा रहा है, मतलब कौन सी जो स्टेज है उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं आंसर। द सोल्जर इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द गिवन लाइन्स, मीन्स जो सोल्जर है उसे डिस्क्राइब किया जा रहा है इस लाइन में। सोल्जर नॉट इन द सेंस कि वो सोल्जर जो बॉर्डर पे खड़ा होता है, सोल्जर वाली एक एज होती है, उस पूरे एज ग्रुप को यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। आगे बढ़ते हैं, ये कौन सी स्टेज है, दिस इज फोर्थ स्टेज। ऑलराइट, बस इतना ही पूछा गया इसमें। नेक्स्ट आइए, व्हाट इज मीन बाय बबल रेपुटेशन। इन्हीं लाइन के बीच में आपको एक लाइन मिलेगी, बबल रेपुटेशन। तो बबल रेपुटेशन क्या होता है, बबल आपने देखा होगा जब आप पानी में सर्फ डालो तो छोटे छोटे गुब्बारे से बनते हैं, उनको जैसे आप टच करो फूट जाते हैं, उन्हीं को हम बबल कहते हैं। और बबल रेपुटेशन मीन्स ऐसी रेपुटेशन जिसे थोड़ी सी बात पे वो खराब हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो वो होती है बबल रेपुटेशन। देख लेते हैं। रेपुटेशन इज, इट मीन्स अ फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब होता है कमजोर, शॉर्ट लिव्ड कम टाइम के लिए, रेपुटेशन और फेम। ये बबल रेपुटेशन का मतलब है ऐसी रेपुटेशन जो बहुत ही वीक हो, बहुत ही ज्यादा कमजोर हो और बहुत थोड़े टाइम के लिए हो ना, बहुत आप फेमस हो गए लेकिन थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम बाद फिर वैसे ही आ गए नॉर्मल, तो वो होती है बबल रेपुटेशन। जो थोड़ी सी देर के लिए आप फेमस होते हो उसके बाद वही फिर आपकी जो रेपुटेशन है काफी वीक होती है, थोड़ी थोड़ी बात पे खत्म हो जाती है, तो ये हो गया बबल रेपुटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एन एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द गिवन लाइन। ये ऊपर जो लाइन दी गई है इनमें आपको पर्सोनिफिकेशन, जो कि एक पोएटिक डिवाइस यानी फिगर ऑफ स्पीच है, उसका एग्जाम्पल बताना है। तो वर्ड जो रेपुटेशन है ना, इसे ही पर्सोनिफाइड किया गया है एज समथिंग दैट कैन बी शॉट और चेस्ड। कोई ऐसी चीज जिसको आप फॉलो करो, जिसको आप पीछा करो, जिसको आप पाना चाहो, तो उसे बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। और पर्सोनिफिकेशन इसमें क्या है, रेपुटेशन। इस लाइन में वो जो सोल्जर वाली स्टेज है उसमें लोग क्या करते हैं, उस बबल रेपुटेशन के लिए ही सब कुछ करते हैं, तो उसी रेपुटेशन को ही क्या कहा गया है, एक तरीके का पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पे। इस तरीके से ये होते हैं हमारे थर्ड जो कॉन्टेक्स्ट है वो कंप्लीट हो रहा है। इसके रेफरेंस में जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम मूव करते हैं फोर्थ पे। जो फोर्थ कॉन्टेक्स्ट है हमारा उसको देख लेते हैं। लास्ट सीन ऑफ ऑल मीन्स ये एंड की बात हो रही है, लास्ट सीन ऑफ ऑल, उसके बाद उसी की लाइन है, इज सेकेंड चाइल्डनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन। क्या होता है, जब पूरी लाइफ है ना उसका लास्ट सीन चल रहा है, उस लास्ट सीन में क्या हो रहा है, ये जो आदमी है वो बिल्कुल चीजों को भूलने लगा है, उसे किसी चीज का टेस्ट नहीं आता, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, वो किसी को पहचान नहीं पाता है, उसकी आंखें कमजोर हो गई, तो ऐसा कुछ सीन हुआ है। ऑब्लिवियन मतलब होता है चीजें रख के भूल जाना, चीजों को पहचान ना पाना, तो वो भूलने लगा है, पहचान नहीं पाता है। तो ये जो है इस एज को कहा गया सेकेंड चाइल्डनेस, मीन्स लास्ट स्टेज जो है ना उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। चलिए देखते हैं, विच सीन इज बीइंग रिफर्ड टू हियर। यहाँ पे कौन सा सीन रिफर किया जा रहा है, देखो सेकेंड चाइल्डनेस दिया है, मतलब जो मरने वाले स्टेज है ना लगभग, उसकी बात करी जा रही है, मतलब सेवंथ स्टेज की बात करी जा रही है। तो देखते हैं आंसर, द सेवंथ स्टेज की बात हो रही है। सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन, क्या हो रहा है, उसको कहा जा रहा है कि सेकेंड चाइल्डिशनेस है, मतलब दोबारा से बच्चा बन जाता है उस एज में इंसान, और वो चीजों को भूलने लगता है, उसकी जो मेमोरी है वो वीक हो जाती है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, व्हाई इज लाइफ कॉल्ड द स्टेज। आगे बढ़ते हैं, व्हाई इज लाइफ कॉल्ड द स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। ये जो हमारी पूरी लाइफ है ना उसको हम स्ट्रेंज यानी अजीब सी, इवेंटफुल मतलब नए नए कारनामों से भरी हुई, हिस्ट्री यानी पास्ट क्यों बोलते हैं। देखो एक इंसान जिंदा रहता है, बहुत तरीके के काम करता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, अब वो इंसान हमारे पास्ट में है, ठीक है, तो उसकी कुछ हिस्ट्री हम कभी कभी उसे याद करते हैं, तो उसकी बहुत सारी चीजों को याद करते हैं, वो एक इवेंटफुल यानी सीक्वेंस में एक हिस्ट्री है। तो वो जो है पोएट ने क्यों कहा है इसे स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, वो देख लेते हैं। लाइफ इज कॉल्ड स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, आप यहाँ से यहाँ तक देखो तो सेम क्वेश्चन में यहाँ से लिखा है द लाइफ कॉल्ड द स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। तो देखो द लाइफ इज कॉल्ड द स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, तो इतना तो आपको याद ही नहीं करना, इसके आगे याद कर लेना है। बिकॉज क्योंकि अ पर्सन्स लाइफ इज फुल ऑफ डिफरेंट सरप्राइजिंग इवेंट्स, क्योंकि एक पर्सन जो है उसकी जो लाइफ है वो कैसे फुल होती है,
अलग अलग तरीके के जो सरप्राइजिंग इवेंट होते हैं ना, मतलब किसकी लाइफ में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता, तो अलग अलग तरीके के सरप्राइजिंग इवेंट से लाइफ भरी हुई होती है। जस्ट लाइक अ स्टोरी विद मेनी हैपनिंग्स, जैसे कि कोई कहानी नहीं चलती ना, उसमें अलग अलग फेजेस आप देखोगे। जैसे कि कोई कहानी चलती है ना, उसमें अलग अलग फेजेस आप देखोगे, कभी कुछ होता है तो कभी कुछ होता है। आप सीरियल की डेली सोप ले लो ना, सीरियल देखते हो, कभी कुछ उसमें हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, हमको खुद नहीं समझ में आता हो क्या रहा है। एग्जैक्टली वैसे ही इंसान की लाइफ होती है, उसे खुद नहीं पता होता है उसकी लाइफ में हो क्या क्या रहा है, तो डिफरेंट हैपनिंग होती है यहाँ पे। दैट्स व्हाई इसे कहा गया है स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट इसका है क्वेश्चन हमारे पास, वो है व्हाई आर चाइल्डिशनेस एंड ऑब्लिवियन मेंशन टुगेदर। जो चाइल्डिशनेस मतलब जो दोबारा बच्चा बन जाता है, बचपना, वो, और ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन मतलब चीजों को रख के भूल जाना, वीक मेमोरी हो गई यहाँ पे। ये दोनों को एक साथ क्यों मेंशन किया गया है, आप अपने आंसर को सपोर्ट भी करेंगे, तो देखते हैं आंसर। इन ओल्ड एज अ मैन बिकम हेल्पलेस लाइक अ चाइल्ड। जब ओल्ड एज हो जाती है, तो ओल्ड एज में क्या होता है, इन ओल्ड एज अ मैन बिकम हेल्पलेस लाइक अ चाइल्ड। एक छोटे बच्चे की तरह हेल्पलेस हो जाता है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, अपने काम खुद नहीं कर पाता, दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, सेम वही यहाँ भी होता है। जो इंसान है वो बच्चे की तरह हो जाता है, एंड ग्रेजुअली फॉरगेट्स, और लगभग क्या करता है, ज्यादातर क्या करता है, फॉरगेट, भूल जाता है, एवरीथिंग, सब कुछ भूल जाता है ज्यादातर। मीन्स ना लोगों को पहचान पाता है, ना चीजें उसे याद रहती है कि उसने कहाँ रखा, तो सब कुछ भूलने लगता है। बोथ शोज, मीन्स ये हेल्पलेस वाला नेचर और ये जो ऑब्लिवियन देखोगे आप, यानी फॉरगेट, चीजों को भूल जाना, ये दोनों ही बात दिखाते हैं कि लॉस ऑफ एबिलिटी एंड डिपेंडेंस, मीन्स इंसान की जो क्षमता होती है उस वो खत्म हो रही है और वो दूसरे के ऊपर निर्भर हो रहा है। ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से मैंने ये सारे आंसर आपको समझा दिए हैं। आई होप कि आपको समझ में जरूर आए होंगे। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।